आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जिसके खिलाफ कंप्लेंट दायर हुई है वो अपनी रिप्लाई में क्या क्या लिखता है या उस रिप्लाई को क्या कहते हैं, यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट क्या है, उसके रिटर्न स्टेटमेंट के रिगार्डिंग प्रोविजंस क्या है सीपीसी के अंडर, और रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर जो पार्टिकुलर्स हैं उनको किस तरह से प्रेजेंट करना है, या हम रिटर्न स्टेटमेंट को ड्राफ्ट किस तरह से कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को क्लियर वे में रिटर्न स्टेटमेंट के फॉर्मेट के थ्रू इस वीडियो के अंदर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिटर्न स्टेटमेंट क्या है। एक्चुअली क्या है कि रिटर्न स्टेटमेंट जो वर्ड है वो कोड में वैसे कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। इसको हम ऑर्डिनरी मीनिंग के तौर पर हम क्या कह सकते हैं कि ये एक रिप्लाई है, किसका, प्लेंट का, जो कि एक प्लेंटिफ के द्वारा फाइल्ड की गई है। या हम दूसरे शब्दों में कहें तो क्या है कि एक प्लीडिंग है डिफेंडेंट की, यानी कि प्लीडिंग जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी कि प्लीडिंग क्या होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये डिफेंडेंट की प्लीडिंग है जिसके अंदर वो मटेरियल फैक्ट जो प्लेंटिफ के द्वारा अलेज किए गए हैं उसकी प्लेंट के अंदर वो उसको, या फिर कोई अपने न्यू फैक्ट हैं या फिर कोई लीगल ऑब्जेक्शंस हैं जो कि वो प्लेंटिफ के खिलाफ क्लेम करना चाहता है, या अपने कोई डिफेंस है वो उसके अंदर अपने रिप्लाई के अंदर मेंशन करता है, तो उसे ही हम रिटन स्टेटमेंट कहते हैं डिफेंडेंट की। तो अब हम बात करते हैं टाइम लिमिट की रिटन स्टेटमेंट को फाइल करने की। तो यहाँ पर रूल 1 क्या कहता है ऑर्डर 8 का, ये कहता है कि रिटन स्टेटमेंट है वो 30 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द सर्विस ऑफ समवन, डिफेंडेंट के ऊपर होने के 30 डेज के अंदर अंदर फाइल होनी चाहिए। हालांकि जो ये पीरियड है 30 डेज का, इसको कोर्ट के द्वारा एक्सटेंड किया जा सकता है 90 डेज तक ऑन स्पेसिफिक रीजन रिकॉर्ड करके कोर्ट इसको 90 डेज तक एक्सटेंड कर सकती है। और डिफेंडेंट को जो अपनी रिटन स्टेटमेंट के अंदर अपने जो डिफेंस है वो इस पीरियड के अंदर प्रेजेंट करने चाहिए कोर्ट के अंदर। दिस इज़ द टाइम लिमिटेशन। अब बात करते हैं कि रिटन स्टेटमेंट के अंदर डिफेंडेंट क्या क्या डिफेंस ले सकता है या जो भी अदर प्रोविजंस हैं। जैसे कि रिटन स्टेटमेंट के अंदर डिफेंडेंट है वो स्पेसिफिकली डिनाई कर सकता है एलिगेशंस को जो कि प्लेंट के अंदर प्लेंटिफ के द्वारा उसके खिलाफ दिए गए हैं। इसके साथ साथ डिफेंडेंट क्या कर सकता है, सेट ऑफ कोई सम ऑफ मनी है उसके रिगार्डिंग वो सेट ऑफ भी कर सकता है। जैसे डिफेंडेंट है वो प्लेंटिफ से कुछ मनी पहले से ही ऑलरेडी मांग रहा है, तो वो उसके जो सम ऑफ अमाउंट है उसको, उस अमाउंट को वो इसके साथ सेट ऑफ कर सकता है। फर्दर क्या है कि डिफेंडेंट के पास कोई अपना अलग से क्लेम है प्लेंटिफ के खिलाफ रिगार्डिंग एनी मैटर इन इशू, किसी भी मैटर से रिगार्डिंग है तो वो जो कि प्लेंट के अंदर राइज किया गया है तो वो एक सेपरेट काउंटर क्लेम अलोंग विद द रिटन स्टेटमेंट भी फाइल कर सकता है। ये हमारा प्रोविज़न है जो ऑर्डर 8 रूल 6A to G के अंदर प्रोवाइड किया गया, यानी कि सेट ऑफ 6 रूल के अंदर है, और जो काउंटर क्लेम्स हैं वो ऑर्डर 6A to G तक हैं। अब बात करते हैं कि रिटन स्टेटमेंट के अंदर पार्टिकुलर्स, यानी कि रिटन स्टेटमेंट को हम किस तरह से ड्राफ्ट करेंगे, वो क्या पार्टिकुलर्स होने चाहिए, किस तरह से उसको ड्राफ्ट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें कहा गया है कि जो ड्राफ्टिंग है रिटन स्टेटमेंट की वो एक आर्ट है। सो इट शुड बी ड्राफ्टेड केयरफुली एंड आर्टिस्टिकली। अब जो जनरल रूल है प्लीडिंग के वो हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं, जो कि आप ऊपर आई बटन में जा करके देख सकते हो। रिटन स्टेटमेंट को ड्राफ्ट करने से पहले यह ज़रूरी है कि डिफेंडेंट को जो प्लेंट है उसको केयरफुली एग्जामिन करना चाहिए उससे पहले, ताकि उसके अंदर क्या क्या इश्यूज़ क्लेम किए गए हैं, क्या क्या फैक्ट बताए गए हैं, उनको ध्यान से उनका रिप्लाई दिया जा सके। अब आते हैं स्पेशल रूल ऑफ डिफेंस के ऊपर, जो कि हमें रूल 2 से 5 तक एंड 7 to 10 के अंदर दिए गए हैं सीपीसी के, जो कि इस प्रकार हैं। रूल 2 ऑफ ऑर्डर 8 का बात करता है कि जहाँ पर भी नए फैक्ट्स हैं, जैसे कि शूट है वो मेंटेनेबल नहीं है,
या जो ट्रांजैक्शन है वो या तो वॉइड हैं या वॉइडेबल हैं इन द लॉ। यानी कि ऐसे सारे ग्राउंड्स हैं ऑफ डिफेंस हैं, तो उनको अगर वो राइज ना हो, अगर वो रिटन स्टेटमेंट के अंदर राइज ना किए जाएं डिफेंडेंट के द्वारा, तो ये प्लेंटिफ को या तो सरप्राइज करेंगे ट्रायल के दौरान, या फिर कोई ऐसा इशू ऑफ फैक्ट राइज कर देंगे जो कि प्लेंट के अंदर राइज नहीं किया गया था, जैसे कि फ्रॉड हो गया, कोई लिमिटेशन के रिगार्डिंग कोई न्यू फैक्ट आ गया, या फिर कोई पेमेंट के रिगार्डिंग, रिलीज़ के रिगार्डिंग, या फिर कोई परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग आ गया, या फिर उसके अंदर नया फैक्ट ये हो गया, अभी फैक्ट है जो इलीगलिटी शो कर रहे हैं उनके रिगार्डिंग हो गया। तो इसलिए हमको इसलिए डिफेंडेंट को जो है न्यू फैक्ट्स हैं वो रिटन स्टेटमेंट के अंदर मस्ट बी राइज्ड। ये हमारा ऑर्डर रूल 2 ऑर्डर 8 कहता है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा फॉर्मेट है जो रिटन स्टेटमेंट के थ्रू देखते हैं। जैसे ये ऊपर दिया गया है कि पार्टीज नेम आ गए, कोर्ट नेम आ गया। अब रिटन स्टेटमेंट इस बिहाफ पे डिफेंडेंट 1 और 2, यानी कि ये रिटन स्टेटमेंट है, इसके अंदर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है, तो यहाँ पर 1 और 2 के बिहाफ पर ये रिटन स्टेटमेंट दी गई है। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, नीचे फिर आते हैं प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन, जो कि रूल 2 के अकॉर्डिंग दिए गए हैं कि जो न्यू फैक्ट्स हैं, यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ में कहा गया है कि ये शूट है वो मेंटेनेबल नहीं है, ना ही तो आइज ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग, ना ही फैक्ट के रिगार्डिंग। सेकंड जैसे पैराग्राफ है इसमें कहा गया है कि जो प्लेंटिफ है वो क्लीन हैंड्स नहीं आया है, उसने मटेरियल फैक्ट्स को ऑनरेबल कोर्ट से छुपाया है। ये डिफेंडेंट अपने डिफेंस में अलग से फैक्ट्स मेंशन कर रहा है। फिर डिफेंडेंट ने क्या क्लेम किया है कि इस प्लेंट के अंदर क्या है कि प्लेंटिफ के पास कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है या लोकस स्टैंडाई नहीं है उसको ये प्रेजेंट सूट है वो फाइल करने की डिफेंडेंट के खिलाफ। इसमें ये भी उसने जैसे क्लेम कर दिया अपना अलग से फैक्ट है जो न्यू फैक्ट दायर कर दिया कि फॉर द वांट ऑफ बेटर शूट। इसमें डिफेंडेंट कहना चाहता है कि यहाँ पर जो मिस ज्वाइंटर या नॉन ज्वाइंटर हुआ नेसेसरी पार्टीज़ का, ये भी इसने अलग से अपना न्यू फैक्ट इसमें मेंशन किया गया है। या फिर उसने अलग से फिर क्लेम कर दिया कि प्लेंटिफ के एक फॉल्स है, फ्रिवोलियस है, वैक्सिशियस, या ये उसने प्लेंटिफ ने जो ये प्लेंट है, इस पैराग्राफ ने फिर उस 6 नंबर पैराग्राफ ने डिफेंडेंट ने क्या कहा है कि जो प्लेंटिफ ने प्लेंट है वो उसको हरासमेंट या ह्यूमिलेट करने के लिए ही उसके खिलाफ डाली है, या अदर जो भी अपना डिफेंस लेना चाहे वो डिफेंडेंट इसमें मेंशन कर सकता है। यहाँ पे लिमिटेशन के रिगार्डिंग भी वो मेंशन कर सकता था, या कोई अदर न्यू फैक्ट कोई और जैसे सेट ऑफ के रिगार्डिंग या काउंटर क्लेम के रिगार्डिंग है वो भी यहाँ पर वो मेंशन कर सकता है। सेकंड रूल यानी कि रूल 3 ऑफ ऑर्डर 8 ऑफ द CPC कहता है कि डिनायल मस्ट बी स्पेसिफिक। इसका मतलब है कि डिफेंडेंट के द्वारा अपनी रिटन स्टेटमेंट के अंदर जो प्लेंटिफ के द्वारा अलेज्ड किए गए जो ग्राउंड्स हैं उनको एक जनरल वे में सिंपली डिनाई करना काफ़ी नहीं होता यहाँ, बल्कि उसको जो डिनाइल हैं वो स्पेसिफिकली ईच एलिगेशन, स्पेसिफिकली जो प्रत्येक एलिगेशंस ऑफ फैक्ट्स हैं जो कि उसने एडमिट नहीं किए वो मेंशन करने चाहिए, एक्सेप्ट द डैमेज। अब हम इसको फॉर्मेट यानी कि डेमो के थ्रू देखते हैं। जैसे यहाँ पे रिप्लाई है जो ऑन मेरिट यानी कि पैरा वाइज आ गए, तो यहाँ पर जैसे डिफेंडेंट ने कहा गया है कि कंटेंट ऑफ द पैरा नंबर ऑफ आर द रॉन्ग एंड इनकरेक्ट हैंस डिनाइड। यहाँ पे उसने स्पेसिफिकली उसको डिनाई कर दिया कि जो पैरा नंबर 1 के अंदर जो फैक्ट दिए गए हैं या जो कंटेंट है पैरा नंबर के अंदर वो रॉन्ग इनकरेक्ट वो डिनाई करता है। सेम जैसे सेकंड पैरा के अंदर सेकंड पैरा का आंसर है यानी कि पैरा नंबर 2 के जो कंटेंट है वो भी रॉन्ग है, हैंस डिनाइज है। अकॉर्डिंग टू द पैरा नंबर 3 ऑफ द प्लेंटिफ के जो हैं वो ये इसने फिर से पैरा के जो कंटेंट है उसको इनकरेक्ट बताया है और उसको रॉन्ग कहा है और डिनाई किया है। तो इस तरह से जहाँ पर भी डिफेंडेंट का जो डिनाइल है वो उसको स्पेसिफिकली बताना चाहिए। अब थर्ड रूल यानी कि रूल नंबर 4 ऑफ ऑर्डर 8 CPC क्या कहता है कि जो डिनाइल है वो शुड नॉट बी वॉइस और इवेजिव, यानी कि
जो डिनाई कर रहा है वो अस्पष्ट या गोलमाल तरीके से नहीं होना चाहिए, उनको स्पष्ट, जो कि हमने रूल 3 के अंदर देखा है कि उसको स्पेसिफिकली डिनाई करना चाहिए। डिफेंडेंट चाहता है, जहाँ पर डिफेंडेंट किसी एलिगेशन ऑफ फैक्ट को डिनाई करना चाहता है तो वो ऐसा क्लियर, तो डिफेंडेंट उसको क्लियर और स्पेसिफिक एंड एक्सप्लाइट, क्लियर और स्पेसिफिक वे के अंदर ही उसको डिनाई कर देगा, न कि इवेजिवली या फिर जनरली, यानी कि उसको गोलमाल तरीके से या सिंपली वे में उसको डिनाई करना। तो वो क्या है कि एक तरह से कोर्ट को कंफ्यूज करेगा या फिर प्लेंटिफ को भी कंफ्यूजन में डाल सकता है। अब बात करते हैं फोर्थ रूल की, यानी कि रूल 5(1) ऑफ द ऑर्डर 8 क्या कहता है, जहाँ पर जो एवरी एलिगेशन ऑफ द फैक्ट इन द प्लेंट है, अगर वो स्पेसिफिकली डिनाइड नहीं है या बाय नेसेसरी इम्प्लीकेशन के द्वारा, या उन फैक्ट्स को एडमिटेड भी नहीं किया गया है उस प्लीडिंग के अंदर डिफेंडेंट की, तो वहाँ पर क्या है कि वो फैक्ट हैं वो शैल बी टेकन टू बी एडमिटेड, उनको एडमिटेड माना जाएगा, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ए पर्सन अंडर डिसेबिलिटी के केस में। फिर भी जो कोर्ट है ऐसे फैक्ट्स के रिगार्डिंग प्रूफ भी मांग सकती है। नाउ 5 रूल 7 ऑफ ऑर्डर 8 CPC क्या कहता है कि जहाँ पर डिफेंडेंट रिलाई करता है अपॉन सेवरल डिस्टिंक्ट ग्राउंड ऑफ डिफेंस और सेट ऑफ और काउंटर क्लेम जो कि फाउंडेड अपॉन द सेपरेट और डिस्टिंक्ट फैक्ट हैं, तो वो उनको सेपरेटली या डिस्टिंक्टली ही स्टेट करेगा। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, रूल 8 ऑफ ऑर्डर 8 CPC क्या कहता है कि जहाँ पर कोई भी न्यू फैक्ट, न्यू ग्राउंड्स ऑफ डिफेंस है जो कि अराइज होता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट या फिर क्लेमिंग, जो रिटन स्टेटमेंट है जो क्लेम कर रही है सेट ऑफ या काउंटर क्लेम की प्रेजेंटेशन के बाद में राइज होता है, तो वहाँ पर डिफेंडेंट या प्लेंटिफ है वो ऐसे न्यू फैक्ट्स को राइज कर सकते हैं एज अ केस में भी, जो भी उनकी प्लेंटिफ या रिटन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इन हिज रिटन स्टेटमेंट। यहाँ पर कोर्ट एम्पावर है टू टेक द नोटिस ऐसे सब्सिक्वेंट इवेंट के रिगार्डिंग नोटिस लेने के लिए कोर्ट एम्पावर्ड है। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, रूल 10 ऑफ ऑर्डर 8 के अकॉर्डिंग जहाँ पर डिफेंडेंट फेल हो जाता है टू प्रेजेंट हिज रिटन स्टेटमेंट विद इन द टाइम परमिटेड, या फिक्स्ड है जो भी टाइम है वो कोर्ट के द्वारा, यानी कि 30 डेज या 90 डेज एज द केस में भी, तो वहाँ पर कोर्ट है वो विल प्रोनाउंस कर देगी जजमेंट अगेंस्ट हिम और पास क्या कर सकती है ऐसा कोई भी ऑर्डर इन रिलेशन टू द शूट के रिगार्डिंग जो कि कोर्ट को फिट लगे, और एक डिक्री है वो विल बी ड्रॉन अप अकॉर्डिंग टू द सेट जजमेंट। नेक्स्ट रूल 9 ऑफ ऑर्डर 8 के अकॉर्डिंग, रूल 9 ऑफ ऑर्डर 8 कहता है कि डिफेंडेंट के रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के बाद में कोई भी प्लीडिंग फाइल नहीं की जाएगी अदर देन बाय द वे ऑफ डिफेंस टू सेट ऑफ या काउंटर क्लेम के अलावा, एक्सेप्ट बाय द लीव ऑफ द कोर्ट एंड अपॉन सच टर्म एज कोर्ट थिंक फिट। तो ये सभी पार्टिकुलर्स या स्पेशल रूल कह सकते हो आप इनको, एक रिटन स्टेटमेंट के रिगार्डिंग थे, यानी कि डिफेंडेंट को रिटन स्टेटमेंट ड्राफ्ट करवाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको ये टॉपिक समझने में हेल्प मिली है और आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो के थ्रू इस टॉपिक को समझने में हेल्प मिले, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक